हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। भारत के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास हमने वैदिक काल से शुरू किया है। तो वैदिक काल को हमने दो काल खंडों में बांटा था। तो वैदिक काल को हम कितने काल खंडों में बांटे थे? दो काल खंड में। एक था ऋग्वैदिक एरा या ऋग्वैदिक काल, और एक था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल था। और इसको हमने बांटा था 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और इसको हमने बांटा था 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो हम ऋग्वैदिक काल पूरा देख चुके थे। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, मतलब वहाँ उसकी सामाजिक व्यवस्था देखी थी, वहाँ पे उसका रहन सहन देखा था। उत्तर वैदिक काल का हम परिचय देख चुके थे। उत्तर वैदिक काल के जो मतलब उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे, वो पूरब की तरफ बढ़ने लगे थे। अब इनका सामना जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे होता है। और ये थोड़ा सा मतलब कि अब ठहर कर कृषि करने लगते हैं। और होता क्या है कि 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। तो लोहे की खोज होती है यूपी के अतरंजी खेड़ा में। तो जब लोहे की खोज हो जाती है तो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो लोहे की खोज होने की वजह से क्या होता है कि मतलब एक तरीके से इनको एक मजबूत हथियार मिल जाता है कृषि करने के लिए। जैसे होता क्या है कि जैसे इसके पहले क्या था, तांबा था या कांसा था, तो इतना वो मजबूत नहीं माने जाते थे। तो इनसे क्या होता था, जो आयरन होता था, आयरन से क्या होता था कि ये लोग जैसे मतलब कृषि के लिए अच्छे अच्छे औजार बना सकते थे, युद्ध के लिए औजार बना सकते थे। तो थोड़ा इनमें स्थायित्व आने लगा था। और जमीन को लेके थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जमीन को लेके अब कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा था। जो जमीन था, अब जो कृषि था, कृषि अब क्या हुआ कि अब इनका मतलब कि मुख्य व्यापार, या तो कह सकते हैं मुख्य अर्थव्यवस्था का इनका साधन बन चुका था। तो हम आज देखेंगे जो ऋग्वैदिक काल का जो राजनैतिक जीवन है, राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब देखेंगे आज। तो क्या हुआ था कि जब यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्य थे, जब इधर गंगा के मैदान में यानी दोआब वाले क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो इधर क्या होता है कि मतलब कि ये एक तरीके से अब यहाँ पे स्थायी होके कृषि करने लगते हैं। जब इनके जीवन में स्थायित्व आ जाता है तो होता क्या है कि ये लोग कृषि जब करते हैं, अब पहले जो ये लोग कृषि करते थे, निर्वाह कृषि करते थे। निर्वाह कृषि मतलब होता है कि जितना मतलब पैदा करते थे या जितना अन्न उपजाते थे उतना खा लेते थे, या एक तरीके से खत्म हो जाता था। अब इसके बाद होता क्या है कि जब लोहे की खोज होती है, तो लोहे की खोज के बाद क्या होता है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ जाती है। जब कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है तो सरप्लस होने लगता है, यानी अब अधिशेष कृषि करने लगते हैं। जो यहाँ पे अब रहने वाले आर्य हैं, अब ये लोग अधिशेष कृषि करने लगते हैं। तो जब अधिशेष कृषि करने लगते हैं तो एक भूमि पे जो राजा रहता है, यानी कि जो जब भूमि का महत्व बढ़ने लगता है, जब अधिशेष कृषि करते हैं तो भूमि का महत्व बढ़ने लगता है। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जो गाय थी, गायों का महत्व ज्यादा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब भूमि का महत्व बढ़ने लगा, जब कृषि का महत्व बढ़ने लगा, तो भूमि का भी महत्व बढ़ गया। तो जब भूमि का महत्व बढ़ा तो जो राजा था, राजा के जो कर्तव्य थे, उसके मतलब उनको ज्यादा शक्तियां प्राप्त हुई, यानी कि अब ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। और जो ऋग्वैदिक काल पे मतलब ऋग्वैदिक कबीले का जो मुखिया प्रदेश शासन करने लगा, और सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही राज्य और राष्ट्र की संकल्पना का उद्भव हुआ। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का मुखिया था, अब एक तरीके से मतलब बड़े क्षेत्र पे शासन करने लगा। जब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मतलब कृषि होने लगा तो इन लोगों का प्रसार और हुआ, जैसे एक तरीके से अब ये लोग जो मजबूत होता था अपनी मतलब अपना राज्य बढ़ाने लगा इसमें। तो उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे, जो जीवन की प्रमुख विशेषता थी कि उत्तर वैदिक कालीन में जो छोटे छोटे जन या कबीले थे, आपस में मिलकर जनपद में परिवर्तित होने लगे। पहले क्या था, पहले मतलब छोटे छोटे परिवार होते थे। परिवार से क्या होता था, कबीला होता था। कबीला, या तो इनको विश भी बोला जाता था। उसके बाद क्या होता था कि कबीला के बाद होते थे इनको जन बोला जाता था, और या तो ग्राम में बोलते थे, मतलब जन ही बोला जाता था, जो बहुत से कबीलों का समूह होता था। और जब कबीलों से फिर क्या होता था, जब बहुत से कबीलों को मिला के बनाया गया तो उनको जनपद बोला जाता था। जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी और राजा का अधिकार बढ़ने लगा, और जो इससे भी जो जन बहुत से जनपदों को मिला के बनाया जाता था, तो उसको महाजनपद बोला जाता था। महाजनपद की
उत्पत्ति होती या उद्भव होता है जब 600 बीसी के बाद होता है। तो हमको कुछ एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं, जैसे पुरु और भरत जो कबीला था, जो कुरुक्षेत्र वाला आज हरियाणा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ कौन सा जनपद होता है? कुरु जनपद बनता है। और तुर्वस और प्लस कृवि पंचाल, इसको पंचाल जनपद बोला जाता है, जो ये रोहिलखंड वाला एरिया है। आज का जो रोहिलखंड वाला एरिया है, रोहिलखंड वाले एरिया में आता है, जैसे बरेली, बदायूं, या तो जो हिमालय के तराई वाले क्षेत्र हैं थोड़ा थोड़ा उसमें, जैसे पीलीभीत हो गया, बरेली, बदायूं, और इधर फर्रुखाबाद, ये सब इसी में आते हैं, रोहिलखंड वाले एरिया में आते हैं। तो क्या हुआ कि तुर्वस प्लस कृवि जो थे ये मिलके क्या बनाते हैं? पंचाल जनपद बनाते हैं। हमको ये पता चलता है कि जो राजा की उत्पत्ति हुई थी, भगवान मतलब एक तरीके से इनकी उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति है, यानी इनको भगवान खुद राजा बना के भेजे हैं यहाँ से। अब जो इनका बच्चा भी होगा वो भी राजा होगा। तो इसमें क्या हुआ कि ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे हमको ये पता चलता है कि अलग अलग दिशाओं में शासन करने वाले पांच प्रकार के राजाओं और उनके राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है कि अलग अलग राजा थे, उनको क्या बोला जाता था और क्या कौन सी उपाधि वो धारण करते थे। जैसे अब इसमें दिशा दिया है, तो दिशा क्या है? जैसे पूर्व वाले जो पूर्व दिशा के राजा थे, पूर्व वाले जो दिशा के राजा थे, तो इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था, जो पूर्व दिशा के राजा थे, इनको इनका जो क्षेत्र था उसको साम्राज्य बोला जाता था, और जो शासक था उसको सम्राट बोला जाता था। और जो यज्ञ ये लोग कराते थे उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। और जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाले एरिया में जो राजा था उसको, उसका क्षेत्र स्वराज्य कहलाता था, और शासक जो था स्वराट बोला जाता था शासक को। और जो ये लोग यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे। उत्तर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर में जो राजा था, इसके क्षेत्र को वैराज्य बोला जाता था, और जो शासक होता था उसे विराट बोला जाता था। और ये लोग पुरुष मेघ या पुरुष मेघ यज्ञ करते थे। और दक्षिण का जो राजा होता था, इसके क्षेत्र को भोज बोला जाता था। जो राजा होता था इसको इसको भोज बोलते हैं, इसको भोज बोला जाता था। और जो यहाँ यज्ञ होता था इसको सर्वमेघ यज्ञ बोला जाता था। और मध्य प्रदेश में जो राजा होता था, यानी मध्य प्रदेश में जो एक तरीके से जो राजा है, या तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश यानी कि इस टाइम का जो मतलब मध्य प्रदेश यानी कि जो आज का अवध और ये सब वाला क्षेत्र है, पूर्वांचल और कुछ अवध वाला क्षेत्र जो है, तो इसको मध्य क्षेत्र उस टाइम पे बोला जाता था। पूर्वांचल या कह सकते हैं पूर्वांचल नहीं कह सकते एकदम से, मतलब अवध वाले क्षेत्र को ही बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता था? यहाँ का जो शासक होता था इसको राजा बोला जाता था, और यहाँ पे राजसूय यज्ञ होता था। यहाँ पे कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। और इन पांचों पर अधिकार करने वाले को एकराट बोला जाता था, यानी कि जो एक तरीके से पूरे पे शासन करता था उसको एकराट बोला जाता था। तो पहली बार महापद्मनंद को एकराट कहा गया है। कौन सी संहिता में बोला गया है? पहली बार ये क्या है कि महापद्मनंद को एकराट बोला। साहित्य में पहली बार जो महापद्मनंद थे उनको क्या बोला गया था? एकराट बोला गया था। और महापद्मनंद जो था ये मगध का शासक था। ये कहाँ का शासक था? मगध का शासक था जो महापद्मनंद था। ये बहुत बाद में आता है, लेकिन ये उसको इसमें बोला गया है, तो ये आता तो बहुत बाद में है, करीब मतलब कि ये जब महाजनपद काल शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे होता है ये। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में यह बताया गया है कि राजा का राज्याधिकार राजसूय यज्ञ द्वारा होता था। और जो रत्नी जो होते थे राजा के उच्च पदाधिकारी होते थे। अब इसमें क्या हुआ था, जो उत्तर वैदिक काल में जब मतलब कि जब राजा की शक्तियां बढ़ने लगी, तो जो रत्नी थे, जो राजा के उच्च पदाधिकारी थे, अब इनकी भी संख्या बढ़ने लगी। इनकी संख्या शायद 17 हो गई थी इस टाइम तक, यानी कि जो रत्नी होते थे, रत्नी की संख्या 17 हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि अब राजा की जो थी शक्तियां बढ़ने लगी, तो इस वजह से इनका भी मतलब महत्व बढ़ने लगा। जो राजा के अधिकारी होते थे इनका भी महत्व बढ़ने लगा। और राजसूय यज्ञ के दौरान रत्न द्विषी अनुष्ठान के अवसर पर राजा रत्नियों के घर जाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था। यानी कि जो राजा के अधिकारी थे उनका जो है उनका एक तरीके से प्रभाव बढ़ चुका था। और जो यहाँ पे वो होते थे, जो मतलब सभा और समितियां थी, जो एक तरीके से जो दरबारी होते थे, जिनको लोकसभा या राज्यसभा बोला जाता था, अब उनका महत्व घटने लगा था। और बिस्मत्ता बोला जाता था, जो राजा का दूसरा नाम कोई बिस्मत्ता बोला जाता है, यानी राजा को ही बिस्मत्ता बोला जाता था।
अश्वमेध यज्ञ हमने पहले भी देखा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था, राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का द्योतक होता था। इस दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था, इसको हम देख चुके हैं। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, एक प्रकार का रथ दौड़ होता था जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था तथा खान पान से संबंधित यज्ञ होता था ये। अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता है कि इसमें पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों के अवसर पर पशु बलि प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगता है। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब जो पशु बलि की प्रथा अब बढ़ने लगती है, अब इन्हीं की वजह से अब इनमें क्या होती है, धीरे धीरे विसंगतियां भी आना शुरू होती हैं वैदिक काल में। अब इसी की वजह से, जैसे कि हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म में पढ़ेंगे कि उसमें पशु बलि और ये सब पूर्णतः बैन होता है। तो ये उत्तर वैदिक काल का मतलब एक तरीके से विसंगतियों का परिणाम ही था कि वो सब जो है मतलब बौद्ध या तो जैन धर्म का उद्भव होता है। तो इस काल में जो राजा होता है, राजा अपनी प्रजा से स्वैच्छिक उपहार की जगह अनिवार्य कर वसूलने लगा। अब क्या हुआ कि लोग मतलब एक तरीके से लोग संपन्न होने लगे, जब रुक कर कृषि करने लगे तो राजा एक तरीके से इनसे क्या करने लगा कि अब अनिवार्य कर लेने लगा। पहले क्या होता था, राजा को अनिवार्य कर नहीं दिया जाता था, अपने स्वेच्छा से लोग कर देते थे, ऋग वैदिक काल तक ऐसा था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो राजा अनिवार्य कर लेने लगा। अब जैसे आज भी राजा अनिवार्य कर ही लेता है, आज की जो एक तरीके से जो सरकारें हैं या शासन सत्ता है वो भी अनिवार्य कर ही लेती हैं हम लोगों से। तो क्या होता है कि अब राजा क्या अनिवार्य कर वसूलने लगा। तो इसको क्या क्या बोला जाता था, एक को भाग बोला जाता था, कुछ को शुल्क बोला जाता था और बलि नाम से जाना जाता था। बलि जो होता था ये ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक उपहार था, अब अनिवार्य कर के रूप में वसूला जाने लगा। यानी जो ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक उपहार था अब अनिवार्य कर बन गया था। और कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदुक बोला जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदुक बोला जाता था, जबकि कोषाध्यक्ष की को संग्रहिता कहा जाता था। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक समाज कैसा था, यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो हमने जैसे पढ़ा था कि ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में कितने मंडल थे, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। तो 10 मंडल थे, 10 मंडल का जो 10वां मंडल था, यानी कि जो 10वां मंडल था, 10वां मंडल बहुत बाद में लिखा गया था। तो इसमें होता क्या है कि जो पुरुष सूक्त है, यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये 4 वर्णों की उत्पत्ति का हमको सिद्धांत मिलता है। और ये सिद्धांत मिलता है कि इनकी उत्पत्ति जो थी दैवीय थी, यानी इनको भगवान ही बना के भेजे हैं कि मतलब कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन शूद्र होगा, कौन वैश्य होगा। ऋग्वैदिक काल तक ये चीजें जो या ऋग्वैदिक काल या तो पूर्व वैदिक काल जिसको बोला जाता है, उस टाइम तक ये चीजें थी, लेकिन ये कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। अब क्या होता था, जब पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के बाद क्या होता है कि चीजें अब जन्म के आधार पे हो गई, यानी कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा और शूद्र का लड़का शूद्र होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने पूर्ण रूप में स्थापित हो गई। यानी कि जो आज की वर्ण व्यवस्था हमको दिखती है, जो आज हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था दिखती है, ये उत्तर वैदिक काल से ही चली आ रही है। तो अपने पूर्ण रूप में क्या होती है, स्थापित हो जाती है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वेद काल में हुआ था, लेकिन जो शूद्र क्या होते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल जब समाप्त होता है उसके बाद इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो ऋग्वेद में मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो शूद्र थे अब पूर्णतः इस जो 4 वर्ण थे उनमें शामिल कर लिए जाते हैं। और इनको एक तरीके से क्या होता है कि मतलब एक तरीके से जो ये 3 वर्ण होते थे इनके सेवा या दास के रूप में इनको शामिल किया जाता था। इनके सेवा मतलब कि इनकी सेवा करते थे या तो दास के रूप में इनको शामिल किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो प्रारंभिक टाइम था, जब प्रारंभिक समय चल रहा था उत्तर वैदिक काल का, ये अपने बहुत कठोर स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि अभी भी लचीलापन बना हुआ था, क्योंकि जो पेशा था वंशानुगत नहीं हुआ था। ये चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, मतलब कि जब आदमी को एक तरीके से जब जन्म के आधार पर एक तरीके से जब सुख मिल जाता है कि अगर भाई मुझे इतना एक तरीके से आज मतलब कि उनको प्रिविलेज मिल चुका था, तो लोग उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब छोड़ना नहीं चाहते थे तो इसी आधार पे क्या हुआ कि वो जन्म के आधार पे बन गया। और जब जन्म के आधार पे हो गया तो जो लोग उसमें मतलब कि जो जन्म के आधार पे जो शूद्र थे वो अपने आप को उसकी नियति मान लिए, अपनी नियति मान लिए कि हमारा जन्म अगर इस वर्ण में हुआ है तो हम इसी वर्ण के होंगे। तो विवाह संबंधों में क्या थी, अभी जटिलता नहीं आई थी और अभी जाति व्यवस्था सही से स्थापित नहीं हुई थी। यानी कि अभी भी जो इंटर कास्ट मैरिजें होती थी वो हो रही थी, लेकिन बहुत कम
कम हो रही थी। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा था कि अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो इंटरकास्ट मैरिज था अब कम होने लगा। लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार, जो जनेऊ धारण करते थे शूद्र, और जो मतलब वेद वोद सुनते थे, और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यानी उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और शिक्षा को से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक बना बना दिया गया। यानी कि शूद्रों को क्या कर दिया गया, तीनों वर्णों का सेवक बताया गया, सेवक बना दिया गया। अब जो ये शूद्र थे, अब तीनों जो तीनों और वर्ण थे उनकी सेवा के लिए होते थे। अलग अलग इनमें अलग अलग पेशे वाले होते थे। ज्यादातर जो आज आपको पेशे वाले जैसे मिलेंगे, कोई भी पेशा वाला होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ज्यादातर जो ऐसे पेशे होते थे जो आज मतलब कि पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, कि बहुत दिन से चले आ रहे हैं, जो आज भी जो पेशा होता है, या तो कह सकते हैं कि मतलब पेशा, या कह सकते हैं जो काम होता है उनका, जो डिफाइन कर दिया गया कि ये काम यही करते हैं, तो ये उसी टाइम से चला आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जब से उत्तर वैदिक काल चल रहा है तब से चला आ रहा है ये चीजें। अब राज्य का संचालन कौन करता था, राज्य का संचालन जो करता था क्षत्रिय करते थे। और जो वैश्य वर्ग होता था, ये क्या होता था, प्रमुख उत्पादक था, और वैश्य वर्ग को ही राज्य को टैक्स देता था। और वैश्य वर्ग को अन्यस्य बलीकृत भी कहा जाता था। यानी कि सबसे ज्यादा जो एक तरीके से टैक्स जो देता था, ये जो वैश्य वर्ग था यही देता था। यानी उत्पादक वर्ग जो था ये वैश्य वर्ग ही था। और जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग क्या करता था, धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था, तथा चूंकि ब्राह्मण एक रखने के लिए ब्राह्मण वर्ग ने उत्तर वैदिक काल में जटिल यज्ञ कर्मकांडों का सृजन किया, ताकि इस जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखे। यानी अब होता क्या था कि जो ब्राह्मण वर्ग थे, अब इनको कुछ मतलब इनको एक तरीके से कह सकते हैं, अगर सीधा सीधा बोला जाए तो काम से बचने के लिए या तो कर्मों से बचने के लिए लोग क्या किए कि जो यज्ञ कर्मकांड थे इनको बहुत ज्यादा जटिल बना दिए। तो जो और लोग थे उनको ये चीजें समझ में नहीं आती थी। जब उनको ये चीजें समझ में नहीं आती थी तो अब अपनी इनकी ही श्रेष्ठता बनी रहती थी कि भाई यही ये चीजें बस यही कर सकते हैं। तो इस वजह से लोगों को ये लगता था कि जो ब्राह्मण वर्ग है सबसे श्रेष्ठ है। यानी जो क्षत्रिय होता था क्या करता था, क्षत्रिय राज्य का संचालन करता था। जो वैश्य वर्ग होता था वो प्रमुख उत्पादक होता था, यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स एक तरीके से कह सकते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स यही देता था। और जो ब्राह्मण वर्ग होता था एक शिक्षा देता था और यज्ञ कर्मकांडों को करता था। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड जो थे बहुत ज्यादा टफ थे, बहुत ज्यादा कठिन थे। जैसे आज भी हम जो विवाह पद्धति हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म से जो विवाह होता है बहुत ज्यादा जटिल माना जाता है, कंपैरिजन टू मतलब जो और विवाह हैं, या तो कह सकते हैं जैसे बौद्ध धर्म का विवाह हुआ या तो अन्य धर्मों का विवाह हुआ, तो उनकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जटिल माना जाता है। जटिल इसी वजह से होता था कि पंडितों ने अपने सुविधा के अनुसार से इसको जटिल बना दी है, कि मतलब और कोई वर्ग इस पे हावी न हो पाए। इस वजह से इन्होंने इसको क्या किया कि जटिल बना दिया। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या और जटिलता और बढ़ गई, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई। अब ब्राह्मण क्या करते थे, उस टाइम पे हर चीज के लिए यज्ञ कराते थे। आज भी देखिए ऐसा होता है कि मतलब बच्चा, जैसे एक लड़का जब पैदा होता है, मतलब जब गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक मरता है, एक ब्राह्मण की महत्ता तब तक होती है। यानी बच्चा जब गर्भ में आ जाता है अपने माता के, और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक उसकी महत्ता होती है। जो पंडित होता है उसकी महत्ता तब तक बनी रहती है, जो ब्राह्मण होता है ब्राह्मण की महत्ता तब तक बनी रहती है। तो क्या हुआ कि इसको इतना ज्यादा जटिल बना दिए कि लोगों की जरूरत बन गई। लोगों को धर्म के नाम पे इतना डरा दिया गया था कि अब लोगों की जरूरत बन चुकी थी ये चीजें, जो यज्ञ थे या तो जो मतलब अनुष्ठान थे, ये सब उनकी। सतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। और क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का उपनयन संस्कार होता था, इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का उपनयन संस्कार होता था, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, द्विज बोला जाता था। अब देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा, यानी स्त्रियों की दशा उस टाइम पे क्या थी। अगर हमको किसी समाज के बारे में जानना है कि वो समाज कैसा था या समाज कैसा है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको किसी देश के बारे में भी जानना है, तो अगर हम वहाँ के मतलब स्त्रियों के बारे में अगर जान जाएं कि वहाँ की स्त्रियों की दशा क्या है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस टाइम पे क्या स्थिति रही होगी। मतलब कि या तो
उस टाइम पे अभी भी कह सकते हैं, भी अब भी लागू होता है कि अगर जहाँ पे भी अगर स्त्रियों की अगर स्थिति अच्छी है तो कह सकते हैं कि वो देश डेवलप कर रहा है, यानी डेवलपमेंट वाले फेज में है अपने। और जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे भी हम देखेंगे, जैसे ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उत्तर वैदिक काल से ऋग वैदिक काल को बहुत अच्छा भी माना जाता है। तो स्त्रियों की दशा अब क्या होता है, धीरे धीरे अब खराब होने लगती है। स्त्रियों को क्या बोला जाता है कि जब धीरे धीरे स्त्रियों की दशा खराब होने लगती है, और इसको मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों को क्या बोला जाता था, 3 बुराइयों में रखा गया था, यानी सुरा, पासा और स्त्री। सुरा, पासा और स्त्री को 3 बुराइयां बोला जाता था। सुरा क्या होता था, जो शराब होता है, यानी मादक द्रव, मादक जो पदार्थ होते थे, इनको सुरा बोला जाता था। पासा होता था जुआ, जुआ जैसे महाभारत में जो जुआ खेलते हैं वही वाला जुआ। और स्त्री क्या होती थी, जो स्त्री मतलब कि स्त्री को भी तीनों, इन्हीं तीनों में रखा गया था। और ऐतरेय ब्राह्मण में क्या हुआ था कि ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्रियों को ही मतलब समस्त दुखों का कारण बताया गया है। जो ऐतरेय ब्राह्मण था, इसमें स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद का है। लेकिन ये लिखे गए थे सब ऋग्वैदिक काल में नहीं लिखे गए थे, लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्त्रियां थी, इनकी दशा जो थी शूद्रों के बराबर हो गई थी। अब इस लड़कियों का भी उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में, और जो शूद्र थे उनका भी उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, यानी इनकी दशा अब लगभग लगभग जो शूद्र थे उनके बराबर हो चुकी थी। तो धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति जो थी खराब होती चली जा रही थी। तो लोग मतलब कि क्या होता था कि पुरुषवादी मानसिकता बढ़ रही थी। पुरुषवादी मानसिकता बढ़ने का कारण क्या होता था कि लोग संपन्न होते जा रहे थे। तो संपन्न होने की वजह से भी अगर आज मतलब ये मुझे ही शायद लगता होगा ऐसा, लेकिन मैं ये देखा हूँ कि ज्यादातर जो एक तरीके से जो आज का ट्राइबल एरिया है, या तो कह सकते जो एससी वाले वर्ग हैं, तो उनमें भी लिंगानुपात कंपैरिजन में जो अपर कास्ट या तो जो प्रिविलेज सेक्शन है, जैसे मान लीजिए प्रिविलेज सेक्शन जो मतलब कि एक तरीके से जो पैसे वाला वर्ग है, तो उनमें लिंगानुपात कम दिखाई पड़ता है। ये मेरा आकलन है, जरूरी नहीं कि ये सही भी हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, मैं अगर जहां तक मैं पढ़ पाया हूँ अभी तक, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि मतलब कि ऐसा हुआ भी। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि लोगों का जीवन लगभग लगभग कबीलाई आधार पे था। तो उस टाइम पे इतनी मतलब कि स्त्रियों की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे स्थायी जीवन आता है, तो इनको क्या माना जाता है, एक वस्तु की तरह मान लिया जाता है। इनकी पूजा होती थी, मतलब पूजा या और उसको अलग माना जाता है, इनकी पूजा होना अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि इनकी लेकिन स्थितियां बहुत खराब हो गई थी, इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, इनका शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया था। तो हमको ये कैसे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति जो है खराब होती जा रही थी, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में। एक था बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, जब इनसे मतलब कि बहस करती है एक गार्गी नाम की विदुषी होती है, जो इनसे बहस करती है, तो ये मतलब ये बोलते हैं कि अधिक बहस न करो वरना गदा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से पुरुषवादी मानसिकता दिखाती है कि ये जब हारने लगते हैं, याज्ञवल्क्य जो ऋषि होते हैं, तो ये दिखाते हैं कि मतलब कि अपना अपना बल बल या अपने पौरुष का यूज करने लगते हैं। तो यही इसमें शो करता है कि इस जो स्त्रियों की स्थिति थी अब खराब होने लगी थी। लेकिन स्त्रियों की दशा में अब भी उतनी खराब नहीं थी जितना सूत्रकाल यानी छठी से तीसरी शताब्दी में दिखाई देती है। यानी अभी भी कुछ मतलब लाज लिहाज बचा था, तो अभी अभी भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी बोला गया है। अर्धांगिनी मतलब होता है कि एक तरीके से जो पुरुष का आधा अंग, जो औरत होती है, अर्धांगिनी मतलब होता है पुरुष का आधा अंग बोला जाता है। तो उस टाइम पे मतलब धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब होने लगती है। तो आधा अंग यानी पुरुष का पूरा अधिकार उस पे हो जाता है, एक स्त्री पे पुरुष का पूरा अधिकार हो जाता है। महिलाओं को सभा और समितियों में जाने से रोका जाने लगा। सभा और समितियां क्या होती थी, एक तरीके से राजा को चुनने या राजा के जो निर्णय होते थे उन उन पे क्या करता था, उन पे कंट्रोल करता था। तो अब तक तो राजा भी निरंकुश हो चुका था, तो अब राजा इतना निरंकुश हो चुका था कि कोई मतलब कि स्त्रियां और उस सब सभाओं में भी नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, जो सभा और समितियां थी अब इसमें स्त्रियां नहीं जा सकती थी। और बाल विवाह होने लगा था। इस टाइम तक क्या होने लगा था, बाल विवाह होने लगा था। बाल विवाह तब से चला आ रहा है, आज तक हो रहा है। और संपत्ति का अधिकार पहले से ही नहीं था, यानी संपत्ति का अधिकार
अधिकार जो था पहले से भी नहीं था, इन स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार पहले भी नहीं था। लेकिन अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब 2005 से शायद हुआ है, लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले भी फैसला आया, तो अब महिलाओं को अधिकार मिल चुका है। और नियोग प्रथा अब भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई, मतलब कि पुरुष जो है, पुरुष अगर संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता था, तो जो उसका, मतलब उसका भाई होता था, उसकी बीवी के साथ संभोग करता था और संतान उत्पत्ति करता था। तो मतलब एक तरीके से जो स्त्री होती थी अपने देवर के साथ संभोग करती थी। तो इस प्रथा को नियोग प्रथा बोला जाता था। ये स्त्री की मर्जी के बिना नहीं होता था, मतलब कि जरूरी नहीं कि स्त्री की मर्जी हो इसमें। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का जन्म मध्यकाल में हुआ है। जो पर्दा प्रथा और सती प्रथा का जो होता है, ये पहली बार हमको मिलता है, एक एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का, मतलब भानुगुप्त नाम की, मतलब कोई राजा रहता है, उसी में मिलता है। एरण अभिलेख में हमको पहली बार पता चलता है कि जो सती प्रथा का उल्लेख हमको पहली बार एरण अभिलेख में मिलता है। और घोषा, सिकता, अपाला, विश्वपाला ऋग्वैदिक काल की क्या थी, विदुषी थी। और गार्गी और मैत्रेयी उत्तर वैदिक कालीन। थैंक यू। ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, नहीं तो ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इस वजह से छोटे छोटे लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे। और बहुत बहुत ब्रॉड सेक्शन है हिस्ट्री, मतलब ये अपने आप में भी बहुत बड़ा सेक्शन है, इस वजह से अब धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है।